नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले हम आपको बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर मचे बवाल के बारे में बताएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना जरूरी समझा। बिहार में विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में चुनाव आयोग के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को अहमियत देते हुए वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर रोक लगाने से ही इनकार कर दिया, जो विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव जरूर दिया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मानने पर विचार कर सकता है, सोचे, लेकिन यह सुझाव चुनाव आयोग के लिए बाध्यकारी नहीं है। यानी अवैध वोटर्स के लिए राहत की कोई बात नहीं है। अगर उनके कागजों में खोट मिला तो उनका वोट डालना मुमकिन नहीं होगा। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो वोट देना मुश्किल। यह बात सबको समझनी जरूरी है कि भारत या भारत के किसी राज्य की सरकार भारत के वैध नागरिक ही चुनेंगे, ना कि पाकिस्तान या बांग्लादेश से आकर अवैध जो घुसपैठिए हैं वो चुनेंगे। इसके बाद आपको उस सिस्टम से रूबरू कराएंगे जो आम जनता का कभी हो ही नहीं सकता। मौसम कोई भी हो, उसकी मार माननीय नहीं, बल्कि वो जनता झेलती है जो उन्हें चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजती है। लेकिन आम आदमी कभी पानी में डूबकर मरता है तो कभी पुल से गिरकर मरता है, कभी बाढ़ का शिकार तो कभी दुर्घटना का शिकार। आज बारिश में सिस्टम की वो सारी दरारें खुलकर रिस रही हैं, जिन्हें लीपापोती कर जनता से छुपाया गया। गिरते हुए पुल, धंसती हुई सड़कें, तालाब, नदियों में बदल चुकी गलियां बता रही हैं कि आपने जिनको वोट दिया वो नेताजी आपके लिए आरामदायक एसी कमरे में बैठकर खूब संघर्ष कर रहे हैं। और आप या तो कहीं पानी में फंसे होंगे, या कहीं कीचड़ में सने होंगे, या किसी जाम में फंसे होंगे। बस आपको यह बात नहीं भूलनी है कि इस चरमराते सिस्टम और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करिए। इसके लिए नेताजी कहते ही जिम्मेदार नहीं है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं हमारे दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहती हूं कि कत्ल करना अपराध है या फिर कत्ल की चर्चा करना। यह सवाल इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने साल 2022 में उदयपुर में धार्मिक उन्माद में की गई कन्हैया लाल की हत्या का विरोध नहीं किया, लेकिन वो इस घटना पर बन रही एक फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वो सिनेमा घरों के मालिकों को धमका रहे हैं, फिल्म से जुड़े लोगों को धमका रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि धार्मिक कट्टरता में किसी की हत्या करना बड़ा मुद्दा है या फिर उस हत्या पर फिल्म बनाना। आज हम सबसे पहले कन्हैया लाल मर्डर केस पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर मचे बवाल की बात करेंगे। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। कल ये फिल्म रिलीज होने वाली थी। फिल्म को लेकर ऐसे लोगों ने हंगामा खड़ा किया जिन्होंने कभी भी कन्हैया लाल की हत्यारों की विचारधारा का विरोध नहीं किया, लेकिन आज वो हत्यारों की विचारधारा का सच दिखाने वाली फिल्म का विरोध जरूर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 28 जून 2022 को उदयपुर के एक टेलर कन्हैया लाल को बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का समर्थन करने के कारण, सिर्फ समर्थन करने के कारण दिन दहाड़े मार दिया गया था। 2 मुस्लिम हमलावरों ने सिर तन से जुदा का नारा लगाया, गरीब कन्हैया लाल का गला काट दिया था। कन्हैया लाल ने जिस नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, उन्होंने इस्लाम के पैगंबर पर एक टिप्पणी की थी जिसमें मुस्लिम समुदाय भड़क उठा था। किसी की भी आस्था, विश्वास, उसके पैगंबर पर कोई भी टिप्पणी करना गलत है, लेकिन क्या उसका यह हश्र होगा? अब देखिए, वही मुस्लिम संगठन कन्हैया लाल की हत्या पर बनी फिल्म से बढ़ के हुए हैं। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि इस फिल्म के रिलीज होने से देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत बढ़ सकती है। सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज होने से रोकने के लिए मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। फिल्म निर्माताओं का आरोप है कि कुछ मुस्लिम संगठन सिनेमा घरों के मालिकों को भी धमकाने लगे हैं। थिएटर मालिकों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने उदयपुर फाइल्स को रिलीज किया तो उनके थिएटर में तोड़फोड़ की जाएगी। इस फिल्म को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना
महमूद असद मदनी का कहना है कि इसके डायलॉग और संदर्भ बहुत भड़काऊ हैं और इसकी वजह से देश के सद्भाव को खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल इस फिल्म में कन्हैयालाल की हत्या के हर पहलू के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इस फिल्म में हत्यारों की कट्टर इस्लामिक मानसिकता, हत्यारों की, ये आम लोगों पर तो कोई टिप्पणी है ही नहीं, कट्टर हत्यारों की इस्लामिक मानसिकता और सिर तन से जुदा वाली विचारधारा का जिक्र है। आपको याद होगा कि इस नारे का इस्तेमाल करते हुए देश भर में नुपुर शर्मा के विरोध में हुई हिंसा और हत्याएं हुई थी। इसी वजह से मुस्लिम संगठन फिल्म में इस नारे का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, उनका मानना है कि फिल्म में ऐसे नारे का इस्तेमाल किया गया है जिससे मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलेगी। मैंने मांग किया, ऐसा है कि ऐसी कोई फिल्म नहीं बनना चाहिए जिससे दो समुदाय में नफरत पैदा हो। हमें नफरत खत्म करना है। मैंने बार बार असेंबली में उठाया, मुख्यमंत्री से पर्सनल मिलकर बोला और मैंने प्राइवेट मेंबर बिल भी डाला है कि जो भी किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक नेता के खिलाफ या कोई कौमी नेता के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है, कोई एक्शन करता है, तो उसको ऐसा केस बने कि 10 साल तक उनको 10 साल की सजा हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम करने न पाए। उस समय सारे देश में जुमे की नमाज के बाद निकल के एक भीड़ों ने नारे लगाए थे, इसकी एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्या कन्हैया की हत्या सर तन से जुदा के नारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हुई थी? और अगर यह सब सच है तो ट्रेलर के हिसाब से फिल्म में यह बताया गया है। अगर सत्य विकृत और भोंडा है तो भी उसका सामना तो करना पड़ेगा, और विशेष तौर पे तब जब यह सामना करना जनहित में हो, लोगों की सुरक्षा के लिए हो। धर्म को लेकर कट्टर सोच रखने वालों के विचार समय समय पर अपना फायदा देखते हुए बदल जाते हैं। कन्हैयालाल की हत्या जिस दौर में हुई थी, उस दौर में वाराणसी में ज्ञानवापी का मामला खूब जोर शोर से चल रहा था। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों की अपनी एक अलग अलग राय थी। हिंदू समुदाय ज्ञानवापी को मंदिर बताता था और मुस्लिम समुदाय वहां मस्जिद होने का दावा कर रहा था। उस वक्त बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने इस्लामिक धर्म ग्रंथों का जिक्र करते हुए इस्लाम के पैगंबर पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश भर के मुस्लिमों में इतना गुस्सा उनके खिलाफ फैल गया कि आज तक वो घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचती हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा कंसर्न बन गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा है। मुस्लिम संगठनों ने उनके खिलाफ कई हिंसक प्रदर्शन किए, जिसमें एक विशेष नारे सिर तन से जुदा का इस्तेमाल किया गया। इस नारे का मतलब है पैगंबर का अपमान करने वालों की एक ही सजा है और वो है हत्या, सर तन से जुदा। आपको ये बात हैरान करेगी कि जिस दौर में पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर देश में हिंसा और हत्याएं हो रही थी, उस दौर में किसी भी मुस्लिम संगठन ने हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं की थी। उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए कोर्ट जाने वाले मुस्लिम संगठन उस दौर में हत्या की धमकियां देने वालों के खिलाफ कोर्ट नहीं जाते थे। ज्यादातर मुस्लिम संगठन हिंसा और हत्याओं के खिलाफ बोलने के बजाय पैगंबर पर टिप्पणी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते थे। किसी ने भी सिर तन से जुदा नारे का विरोध नहीं किया था, जबकि यह नारा पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक संगठन तहरीके लब्बैक से लिया गया था। उस वक्त देश में ऐसा माहौल था जिसमें सोशल मीडिया पर नुपुर का समर्थन करने वालों को या तो मार दिया जाता था या फिर जान से मारने की धमकियां मिलती थी, सिर्फ समर्थन करने से। मुस्लिम संगठन ये बात माने चाहे ना माने, लेकिन ये हवाई दावे नहीं है। 21 जून 2022 को महाराष्ट्र के अमरावती की खबर, जब 3 मुस्लिम युवकों ने 54 साल के उमेश कोल्हे को मार दिया था। उमेश कोल्हे ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर बस नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। इसके बाद जुलाई 2022 जब बिहार के सीतामढ़ी में 23 साल के अंकित कुमार झा पर कुछ मुस्लिम युवकों ने चाकू से कई घातक वार कर दिए थे। अंकित की गलती क्या थी? यह थी कि वो सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के समर्थन वाला वीडियो देख रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। उसी महीने मध्य प्रदेश के मालवा में आयुष जाधव को 10 से 12 मुस्लिम युवकों ने घेर कर गला काटने की कोशिश की थी। आयुष जाधव की गलती यह थी कि वो नुपुर का समर्थन कर रहा था।
जुलाई 2022 में ही राजस्थान के भीलवाड़ा में आयुष सोनी को जान से मारने की धमकियां मिली थी। 5 मुस्लिम युवकों ने सिर तन से जुदा बोलकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। आयुष भी नुपुर का समर्थन करते थे। वो तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की धमकी देने वालों को, उसके बाद गिरफ्तार किया गया था, यानी मामला जांचा और परखा गया था। आप सोचिए कि धर्म के नाम पर कट्टर सोच रखने वाले कितने असहिष्णु होते हैं कि वो विवादित बयान देने वालों को तो मार देना चाहते हैं, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, विवादित बयान का समर्थन करने वालों की भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। उस वक्त वो हालात ये थे कि पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी के नाम पर हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश भर के लगभग हर राज्य में विरोध प्रदर्शन होते थे। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, 9 से ज्यादा राज्यों में मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, और इनमें से कई प्रदर्शनों में जबरदस्त हिंसा हुई थी। जून 2022 उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिसमें 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। इस हिंसा में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति का भी नुकसान किया गया था। उसी महीने सहारनपुर में भी मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में हिंसा फैल गई थी और भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर खूब पथराव किया। प्रयागराज के अटाला में भी मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में जबरदस्त पथराव हुआ और कई गाड़ियों में आग लगा दी। मुरादाबाद में भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें जबरदस्त पथराव हुआ। झारखंड के रांची में जुमे की नमाज के बाद पथराव, आगजनी सब हुई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने विरोधी प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी जमकर की थी। ट्रेनें रोकी गई थी, हाईवे रोक दिए गए थे। ये सब कुछ विवादित टिप्पणी के नाम पर किया गया था, और लगभग इन सभी प्रदर्शनों में सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। जो मुस्लिम संगठन उदयपुर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि आखिर सर तन से जुदा जैसे नारे का विरोध वो कब करेंगे? कब इस तरह से खुलकर हत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे? कब उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी कोर्ट में पिटीशन डालेंगे या किसी थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे? उदयपुर के कन्हैया लाल भी इस्लाम की कट्टर विचारधारा मानने वालों का शिकार बने थे। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर तन से जुदा का नारा लगाने वालों का विरोध किया था और नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ बातें लिखी। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उन्होंने इस पोस्ट को अपने बच्चे की गलती बताया था, लेकिन धार्मिक कट्टरता में अंधे हो चुके मुस्लिम हमलावरों ने उनकी एक नहीं सुनी। कन्हैया लाल की हत्या मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद नाम के 2 मुस्लिम युवकों ने की थी। इस मामले की जांच में एनआईए ने पाया कि हत्या में 11 लोग शामिल थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक सलमान और अबू इब्राहिम भी थे। कन्हैया लाल के हत्यारे पूरे उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले हिंदुओं के में एक खौफ पैदा करना चाहते थे कि अगर समर्थन किया तो देखो एक का हश्र क्या हुआ है, तुम्हारा भी यही हश्र होगा। इस तरह से दहशत और खौफ फैलाने की मंशा से ही ये हत्या की गई थी। वो चाहते थे कि कन्हैया लाल की हत्या एक मिसाल बने, इसीलिए हत्या करके देखिए ये वीडियो बनाया था। आखिर इस देश में इस तरह की हिम्मत दिखाने के पीछे की वजह क्या थी? वो भीड़ तंत्र जो इनके साथ सड़कों पर विरोध में निकल रहा था, वरना इस तरह से बेरहमी से मारने के बाद, सिर काटने के बाद। आरोपों के मुताबिक 11 मुस्लिम युवकों ने कन्हैया लाल की हत्या की प्लानिंग की थी। इन लोगों ने उसकी रेकी करके उनके हर मूवमेंट पर नजर रखी। इसके अलावा इन लोगों ने हत्या के लिए विशेष चाकू तक बनवाया था। 28 जून 2022 को जब कन्हैया लाल अपनी दुकान पर अकेले थे, तब साजिशकर्ताओं ने दोनों हत्यारों गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी को यह बताया कि कन्हैया लाल दुकान पर अकेले हैं। इसके बाद ये दोनों हत्यारे ग्राहक बनकर कन्हैया लाल की दुकान में घुसे, फिर मौका पाते ही इस्लामिक नारा लगाते हुए उनकी हत्या कर। हत्यारों का मकसद केवल हत्या करना ही नहीं था, बल्कि इस हत्या का वीडियो बनाकर उसे वायरल करना था, ताकि हिंदुओं में दहशत फैलाई जा सके। ये जो पूरी खबर है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उस कट्टर सोच के खिलाफ है जो धर्म से अपने आप को और भी आगे ले जाती है और इस हद तक पहुंच जाती है कि दूसरे के खून की प्यासी हो जाती है। जिन 2 हत्यारों ने कन्हैया लाल की हत्या की थी, उनके लिए हत्या धर्म के लिए किया गया अच्छा काम था। देखिए वीडियो बनाया, इन लोगों ने हत्या के बाद चाकू लहराया, सेल्फी वीडियो बनाया,
जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया। वो तो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से पूरी खबर सामने आई। इस वीडियो में उन्होंने हत्या की बात कबूली, चाकू लहराते हुए नारे भी लगाए थे इस्लामिक। उन्होंने उदयपुर के मुस्लिमों से खुलकर सर तन से जुदा नारा लगाने के लिए कहा और प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकियां दी थी। हम एक बार फिर ये बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि बात सच्चाई की है, बात इस खून के लिए प्यासे कट्टर सोच की है। ये इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी लोगों के खिलाफ वाली खबर नहीं है, लेकिन क्या इस कट्टर सोच को कालीन के नीचे दबा देने से परिस्थिति बेहतर हो जाएगी? जब उसकी हत्या की गई कन्हैया लाल की, तब दंगा नहीं हुआ, फिल्म दिखा देंगे तो दंगा हो जाएगा। जो मुस्लिम संगठन आज उदयपुर फाइल्स का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों ने तब इन दोनों हत्यारों को लेकर चुप्पी क्यों साधी थी? उस वक्त इन मुस्लिम संगठनों ने सिर तन से जुदा की विचारधारा वाले लोगों की निंदा क्यों नहीं की? इन लोगों ने धर्म के नाम पर कट्टर बन रहे युवाओं को हिंसा से क्यों नहीं रोका? ना ही उन्हें समझाया कि वो विवादित टिप्पणियों के नाम पर कानून अपने हाथ में नहीं ले। ये वो वक्त था जब धर्म गुरुओं को और तथाकथित अपने आप को स्वयंभू मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष बताने वाले लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए था, लोगों को समझाना चाहिए था कि आपको इस तरह से उकसाने वाले नारे नहीं लगाने चाहिए। अब यही वजह थी ना कि ये बेरहमी से जो हत्या की गई। आज यही मुस्लिम संगठन कानून का सहारा लेकर उस फिल्म की रिलीज रोकने में लगे हैं, जिससे कन्हैया लाल की हत्या की सिलसिलेवार कहानी बताई गई है। जो 72 mm का 70 mm का पर्दा है, वो रुपहला पर्दा नहीं है कन्हैया लाल की स्टोरी दिखाने के लिए। वो इनके परिवार के आंसुओं से भीगा हुआ है। यहाँ चीख है, दर्द है, पीड़ा है, मर्म है, और वो दास्तां है जो 3 साल से ये नहीं कह सके और लोग नहीं सुन सके। अब देश अगर इनकी हत्या की कहानी जानना चाहता है कि हत्यारे कहाँ से आए, उनका रूट्स क्या है, जड़ें कहाँ से हैं और क्यों ऐसे मार दिया जाता है किसी को, और धर्म के खिलाफ तो इसलिए नहीं है वो, चूंकि धर्म के खिलाफ होती तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, तो आतंकवादियों के खिलाफ है। इसमें दिखाया कि हमारे जो पिताजी हैं उनके साथ किस तरीके का कृत्य हुआ था, उन्हें किस तरीके से एक आतंकवादी विचारधारा के तहत, एक स्लीपर सेल बेस के तहत 2 पाकिस्तानियों ने, जो कि पाकिस्तान में रहकर इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने करवाया, इनका माइंड वॉश किया, ठीक है। इन दोनों रियाज और गोश को पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर 26/11 से इंस्पायर्ड होकर 26/11 की बाइक का नंबर यूज़ करते हुए पापा की दिन दहाड़े मतलब इस तरीके की हत्या कर दी। तो क्या है ये? शुद्ध रूप से एक आतंकवादी है। कन्हैया लाल के बेटे को आप सुन रहे थे। उदयपुर फाइल्स के मेकर्स का मानना है कि देश को कन्हैया लाल की हत्या का हर पहलू पता होना जरूरी है। उन्होंने रिसर्च भी की है। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि वो फिल्म के जरिए आतंकी मानसिकता वाले हत्यारों का सच दुनिया को बताना चाहते हैं। फिल्म मेकर्स का एक मकसद ये भी है कि कन्हैया लाल को जल्द से जल्द न्याय मिल सके, क्योंकि ये केस अभी भी कोर्ट में लटका हुआ है। आप ये भी जान लीजिए, हम इस देश में त्वरित न्याय की बात करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन जिस एक केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था, इस मामले में एनआईए ने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों पर हत्या, आतंकवाद से संबंधित धाराएं लगाई गई थी। इस मामले में 2 आरोपियों फरहद मोहम्मद और मोहम्मद जावेद को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। 2 लोगों को इस केस में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। मोहम्मद जावेद वही व्यक्ति बताया जाता है जिसने कन्हैया लाल की रेकी की थी, यानी इस व्यक्ति ने हत्यारों को कन्हैया लाल के मूवमेंट से जुड़ी जानकारी दी थी। अरे जिस आदमी ने बताया था कि हाँ समय सही है, आ जाओ मार दो, वो आज बाहर घूम रहा है। जिसके बाद उनकी हत्या हो गई थी, इन्फॉर्मर यही था, वो आज बाहर घूम रहा है। ये मामला पिछले 3 वर्षों से एनआईए स्पेशल कोर्ट में ही चल रहा है और परिवार का मानना है कि जिस रफ्तार से ये केस चल रहा है उसे देखकर लगता है कि कन्हैया लाल को इंसाफ मिलने का रास्ता अभी बहुत लंबा है। यानी हम हर बार एक ही तरीके से जिएंगे इस देश में। जब भी कोई बड़ी घटना घटेगी, हम निकलेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम न्याय की गुहार लगाएंगे, हम न्याय का दावा करेंगे, हम परिवार के साथ खड़े होने का दम भरेंगे। लेकिन जब मामला कोर्ट का आता है, फिसलता जाता है, न्याय फिसलता जाता है और फिर जमीन पर धराशायी दिखता है। एक लंबा सा इंतजार परिवार वालों के माथे पर लिख दिया जाता है और वही इंतजार आज भी कन्हैया लाल का परिवार कर रहा है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में वोटर रिविजन को लेकर चल रहे हंगामे में आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई अंतिम निर्णय तो नहीं सुनाया, लेकिन कोर्ट का अंतरिम आदेश उस सियासत पर चोट कर रहा है जहां चुनाव आयोग को
तरह तरह की बातें गोदी आयोग कहने जैसी हदें लांघी जा रही थी। अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे बिहार चुनाव के पहले वोटर रिवीजन प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के अधिकार को चुनौती देने वालों को आज बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि अभी आपको बता दें, इस पूरे मामले में सिर्फ सवाल जवाब हुए हैं। अभी कोर्ट ने कोई आदेश पास नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो रोल रिवीजन हो रहा था, इलेक्टोरल रोल रिवीजन, यानी वोटर के नाम का जो पूरा लिस्ट होता है उसका रिवीजन हो रहा था, उस पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को फौरन रोकने की मांग नहीं मानी और चुनाव आयोग को इसे जारी रखने की इजाजत दे दी। हालांकि उसने चुनाव आयोग से कई मुद्दों पर जवाब भी तलब किए हैं। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं का एक आधार कार्ड भी था और यह आरोप लगाया गया था कि आधार कार्ड को मान्य नहीं करके करोड़ों लोगों को वोटर बनने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने आधार कार्ड, एग्जिस्टिंग वोटर कार्ड और राशन कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मानने का सुझाव दिया, लेकिन चुनाव आयोग को बाध्य नहीं किया। यह कहा कि यू विल कंसिडर, मतलब आप उस पर विचार करें। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने हैं क्या, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार में वोटर रिवीजन पर रोक इसलिए नहीं लगाई गई है, देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग को संविधान ये अधिकार देता है कि भाई वोट कौन करेगा इस देश में। वोटर लिस्ट का जो रिवीजन है, कहीं वोटर लिस्ट में ऐसा तो नहीं कि बाहर से जो अवैध घुसपैठिए आए हैं उनका भी नाम आ गया है। हर वोटर जो उस लिस्ट में है वो भारतीय तो है। यानी कोर्ट ने बिहार में हो रही प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सवाल बिल्कुल नहीं खड़ा किया, भले ही उसके खिलाफ संविधान की दुहाई दी गई हो। कोर्ट ने जब आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, इनको वैलिड दस्तावेज मानने का सुझाव दिया, तो चुनाव आयोग के वकील ने कोर्ट से साफ कहा कि इन दस्तावेजों में गलतियों और गड़बड़ियों की संभावनाएं हैं, इसीलिए इसे बाध्य नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शनल तो डाला ही गया है। इस आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने स्वीकार किया। लेकिन कोर्ट में आज सबसे महत्वपूर्ण बहस इस बात पर हुई कि क्या चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार है। चुनाव आयोग की ओर से संविधान के आर्टिकल 326 में मिले अधिकारों का हवाला दिया गया और कोर्ट को ध्यान दिलाया गया कि कोई भारतीय नागरिक ही वोटर बन सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का क्षेत्राधिकार होने की बात की। इसीलिए यह पक्ष अभी अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जाकर तय होगा। मामला यहीं पर जाकर फंसेगा, अगर फंसता है तो, कि क्या नागरिकता पर फैसला लेना या नागरिकता तय करने का अधिकार है चुनाव आयोग को। कोर्ट के आज के फैसले में चुनाव आयोग पर कोई बाध्यता नहीं। वोटर रिवीजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पड़ रही 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तब तक वैसे ही जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में गए पक्षकार आज के फैसले में अपने लिए कौन सी राहत ढूंढ रहे हैं, आप खुद सुनिए। हमने सिर्फ ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरह से ये एक्सरसाइज कर रहा है, जिससे बहुत लोगों का वोट जाने का खतरा है, इस प्रक्रिया पे हमने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग हर बात को, जो बातें हमने कही थी वो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुंह से कही। बार बार इनसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, आप कैसे उसे बाहर रख सकते हो। पूछा कि आप एपिक कार्ड को बाहर कैसे रख सकते हो, राशन कार्ड क्यों नहीं शामिल कर लेते। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने आदेश में लिखा है कि न्याय संगत यही होगा अगर इन तीनों को मान लिया जाए, आधार को, एपिक को और राशन कार्ड को। अब देखना है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की भावना का सम्मान करता है या नहीं। तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। हालांकि आज फैसला आया ही नहीं है, अभी इंतजार करना है 28 का। लेकिन हाँ, रोल रिवीजन पर रोक नहीं लगना मतलब चुनाव आयोग जो प्रक्रिया कर रहा है वो उसको जारी रखेगा और वैसे भी अगली सुनवाई वो प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही होनी है। यहां मैं आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूं। जब बिहार की वोटर रिवीजन प्रक्रिया में आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानने पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के ही उस फैसले की याद दिलाई गई जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आधार सिर्फ पहचान पत्र है। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूं कि 19 पेज के एसआईआर अधिसूचना के 16वें पेज के कॉलम में आधार नंबर भरने का विकल्प भी है।
वैसे जब आज सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया, उससे पहले विपक्ष के लोग इस बात पर खूब जोर दे रहे थे कि अगर बिहार के लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उनके वोटिंग राइट्स को छीन लिया जाएगा। सुनिए आज सुबह तेजस्वी यादव ने इस पर क्या कहा। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को ललकारते हुए तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या विपक्ष के अन्य नेता, ये लोग बिहार के वोटर रिवीजन के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। बिहार में बुधवार को चक्का जाम करने की कोशिश की गई थी और इसे जनता का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लोकतंत्र, संविधान जैसे बड़े बड़े शब्दों से सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश हुई। वोट की चोरी का आरोप लगाया गया था। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, सीपीएम महासचिव एमए बेबी जैसे बड़े नेता बिहार के एसआईआर की तुलना एनआरसी से कर चुके हैं। ममता और ओवैसी ने तो साफ शब्दों में कहा कि ये बैकडोर एनआरसी है, लेकिन क्या ये कागज नहीं दिखाने वाली सोच है? सब कुछ कर लीजिए लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे। क्या बिहार के वोटर रिवीजन के खिलाफ 2020 के एंटी सीए प्रोटेस्ट जैसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल बड़ा है। ये सवाल सिर्फ देश की राजनीति के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा है, जिस पर राजनीति नहीं हो सकती। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक ऐसा वोटर लिस्ट जिसमें हर वोटर भारतीय है, यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। आपको याद होगा जब पहलगांव अटैक हुआ था तो भारत सरकार ने देश में रह रहे सारे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया था। अब हम जो दिखाने वाले हैं उन सभी लोगों को देखना चाहिए जो बार बार इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ बोल रहे हैं। जब पहलगांव अटैक हुआ उसका भारत सरकार ने कहा था ना कि जो पाकिस्तानी है वो भारत छोड़िए, आदेश आ गया था। उसी दौरान ऐसी ऐसी कहानियां पता चली कि पाकिस्तानी नागरिक भारत में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, उनकी यहीं शादी है, बच्चे हो गए, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं उनका आधार कार्ड बना हुआ है। लेकिन सबसे खतरनाक तो है उनका वोटर कार्ड होना, क्योंकि देश का संविधान जिसकी दुहाई आप दे रहे हैं वो देश का संविधान कहता है आर्टिकल 326 में कि वोट सिर्फ भारतीय नागरिक डाल सकता है। राशन कार्ड था लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं थे, पासपोर्ट वहीं पाकिस्तान का था, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये सारे दस्तावेज जो हैं वो आपके नागरिक होने का सबूत नहीं होते हैं। और बिहार के इस मौजूदा केस में भी यही सवाल है कि आधार कार्ड आपके नागरिक होने का सबूत नहीं है। सुनिए जरा, उस वक्त अप्रैल के महीने में जब एक पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान भेजा जा रहा था तो उसी ने बताया था कि उसने भारत में चुनावों में वोट भी दिया है। सोचिए, वो भारत का नागरिक था नहीं लेकिन फिर भी उसने वोट दिया था। तो फिर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से क्यों ना हटाया जाए, क्यों ना वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जाए? यहाँ का नहीं बना हुआ हमारा पासपोर्ट, हम ऐसे पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम। ठीक है, हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीजा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था। ठीक है, हमने वोट भी कास्ट किया। हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। पासपोर्ट पाकिस्तान का, लेकिन वोट इंडिया में। संविधान की दुहाई देने वालों की आंखों से क्या पट्टी हट रहा है कि आज वो ये तय करें कि इस देश में भारतीय नागरिक वोट करेंगे या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोग। आपने देखा ये बयान, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बाहर में शुद्ध वोटर लिस्ट की चुनाव आयोग की कोशिश को सवालों के घेरे में क्यों लाया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के 16 दिनों में आज शाम तक 66.16% फॉर्म जमा हो चुके हैं। अभी तो 15 दिन बाकी है। औसतन लगभग 10% लोग फॉर्म भर रहे हैं। जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तब कुल वोटर लगभग 7 करोड़ 90 लाख थे और उनमें से 5 करोड़ 22 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं। यानी करोड़ों वोटर का अधिकार छीनने का डर क्या सिर्फ हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? जब लोग खुद ही सामने आ रहे हैं और जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ रही है, तो फिर ऐसे में अड़चन क्यों डालना? ये क्यों डराना कि आपका नाम हट जाएगा?
यहां मैं एक आंकड़ा और देना चाहती हूं। पब्लिक के बीच माहौल बनाने के लिए विपक्ष भले कहे कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया बिहार के ही खिलाफ है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया में विपक्ष हिस्सा लेने में पीछे नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोहरा रवैया क्यों? सीपीएम से जुड़े बूथ लेवल ऑफिसर जो है, अधिकारी, बीएलए, उनके एजेंट्स की देखिए संख्या 661% बढ़ी है। और ये कितने दिन में हो रहा है? 23 जून 2 जुलाई, यानी 7-2-9 दिन के अंदर सीपीएम में 661% ब्लॉक लेवल एजेंट बढ़े हैं। सीपीआई एमएल में 446% बढ़े हैं। बीएसपी में 185% बढ़े हैं सिर्फ 9 दिन के अंदर। कांग्रेस पार्टी में 8,586 से सीधा बढ़कर 16,500 हो गए हैं, यानी 92%। लेकिन आरजेडी पहले भी दुरुस्त तरीके से मैदान में थी और आज भी है, क्योंकि आरजेडी के 47,143 पहले बीएलए थे, वो अब थोड़ी सी संख्या 1% के आसपास की बढ़ी है। इस बीच आज बीजेपी ने एक बड़ी बहस छेड़ी। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार वोटर रिवीजन पर विपक्ष के रवैये की तुलना इमरजेंसी वाली सोच से की। बयान सुनिए। इमरजेंसी क्यों लगी थी? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द कर दिया गया था। तो कांग्रेस ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता हमारी चुनावी हार जीत के आधार पर तय होगी। और अभी आपने देखा जो बिहार में प्रदर्शन किया है, 50 साल में मानसिकता नहीं बदली है। वही मानसिकता राहुल गांधी जी के वक्तव्य पर लक्षित होती है कि मेरी चुनावी हार जीत के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता तय होगी। तो यह दर्शाता है कि पीढ़ियां बदल गई पर सोच नहीं बदली। लेकिन एक और मामला है जिसमें पीढ़ियां बदल गई लेकिन सोच नहीं बदली। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर सिस्टम सही हो तो देश कहां से कहां पहुंच जाता है। देश की तरक्की में उसके सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे देश में भी यह चिंतन अक्सर होता है कि आजादी के करीब 78 वर्षों के बाद भी हम उस तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। कारण है जिन पर आप भी बचपन से निबंध लिखते आ रहे होंगे या ऐसे चिंतनों में, सेमिनारों में शामिल होते रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको इसका सही जवाब कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि कभी कभी तो सड़ने की बदबू आती है। ये सड़ा हुआ सिस्टम ही है जो जान लेने पर तुला हुआ है। कहीं हवा में लटकाकर मार रहा है तो कहीं जमीन में धंसाकर मारने पर आमादा है। सोचिए, ये पुल के ऊपर ट्रैफिक चल रही हो, आप भी अपनी गाड़ी से जा रहे हो और अचानक से पुल ही टूट जाए तो क्या होगा? वही होगा जो गुजरात में हुआ। ये पुल टूटा और लटका हुआ ट्रक कल से सिस्टम पर पहले ही सवाल उठा रहा था, तो आज ये दूसरा ट्रक भी सामने आ गया जो जमीन धंसने से औंधा पड़ा है। और इसीलिए हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कहानी है, ये तस्वीर है, ये प्रमाण है, ये संकेत है। ये तस्वीर है गुरुग्राम की, जिसे देश की साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन यहां भी सिस्टम का हाल देखिए। ये 2 तस्वीरें पूरी कहानी बता रही हैं। इसी सिस्टम की आज हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है जो बस एक बारिश में बह जाता है, टूट जाता है? कौन लोग हैं जो सिस्टम को इस तरह से चला रहे हैं? और इसकी कीमत कौन चुकाता है? इसकी कीमत चुकानी पड़ती है आम लोगों को, और कई बार अपनी जान देकर यह कीमत चुकानी पड़ती है। गुजरात के महिसागर पुल हादसे में मारे गए 16 लोगों का क्या कसूर था? यह पुल वडोदरा और आणंद को जोड़ता था। पुल 45 साल पुराना था। पुल पर दरारें भी पड़ी हुई थी। खबर आ रही है कि लगातार इसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज को भी दी गई थी, लेकिन फिर भी इस पुल पर ट्रैफिक रोका नहीं गया और बुधवार को अचानक से पुल टूट गया। चलते ट्रैफिक के बीच पुल टूट जाने से 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा नदी में गिर गए। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था। ये तो हम ड्रोन विजुअल्स दिखा रहे हैं। जो कुछ अन्य तस्वीरें, ये ट्रक आप देख रहे हैं एक तरफ लटका हुआ, वो भी दिखाइए। सवाल है कि ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी या फिर आम आदमी ऐसे ही सड़क पर मारा जाता रहेगा? यही तो होता है हमारे देश में। आम आदमी तो लगता है कि ऐसे ही सड़क पर इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से अपनी जान गंवा देता है। चलिए, अगर आपके इलाके में पानी भरता है हर साल तो भरता है,
अगर आपको स्कूल दफ्तर के लिए निकलना है तो कमर भर पानी में, गंदे पानी में, बच्चे बड़े सब चलिए जाना है। तो सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि भारत के हर प्रदेश में एक जैसा काम करता है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि फलाने प्रदेश का सिस्टम अच्छा है, आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, बिल्कुल भी दावे नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ का सिस्टम तो बड़ा अच्छा है। सोचिए कि आप सड़क पर चल रहे हो और चलते चलते सड़क ही धंस जाए, ये हो रहा है। सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए, पहली नजर में आपको भी लग सकता है कि सड़कों पर गड्ढों की ऐसी तस्वीरें तो किसी बड़े मिसाइल हमले के बाद की लगती हैं। लेकिन साहब, ये गुरुग्राम है जहां कल मानसून की पहली बारिश में यह हाल हो गया। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि एक बहुत बड़ा ट्रक इसमें समा गया, औंधे मुंह पड़ा है। कोई छोटा ट्रक नहीं है, 14 पहियों वाला ट्रक है। ट्रक की जगह सवारियों से भरी बस भी हो सकती थी, बच्चों की स्कूल बस हो सकती थी। वो तो गनीमत रही कि ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला कोई सवारी वहां नहीं था, नहीं तो अनर्थ हो सकता था। आज ये खबर दिखाएंगे और बार बार उन लोगों को सुनाएंगे, सचेत करेंगे। अगर आप इस वक्त अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ खाना खा रहे हैं और आप भी सड़क परिवहन या पुल निर्माण या ऐसे चीज़ों की जो चेकिंग होती है उससे जुड़े हुए हैं, तो खाने का चम्मच रख दीजिए, उठ खड़े होइए और सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब ये पुल टूटा तो आपके परिवार का कोई बच्चा होता, तब आपको कैसा लगता। अगर ट्रक की जगह आपके परिवार के किसी से सवार कोई बस यहां गिरती, तब आपको कैसे लगता। गुरुग्राम तो कल सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की बारिश में डूब गया। आप गुरुग्राम से आई हुई इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए क्या हाल रहा होगा सड़कों पर। ये गुरुग्राम के साइबर हब की तस्वीरें हैं, जो इसका हार्ट और फेस कहा जाता है। ये कैसा सिस्टम है कि जो 1 घंटे की बारिश नहीं झेल सकता है। आखिर हमने अपने ड्रेनेज सिस्टम को बनाया कैसा है? ये सिस्टम ही ऐसा है कि आप बस साल बदलते जाइए, तस्वीर नहीं बदलती, तस्वीर वही रहेगी। ये तस्वीर हर साल आती रहेगी। गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है तो यही हाल होता है। और मैं तो आज ये शो कर रही हूं, तारीख नोट कर लीजिए। मुमकिन है कि अगले साल भी इसी तारीख को या इसी सप्ताह महीने में यही बातें आपको बता रही होंगी। ये गारंटी मुझे सिस्टम देता है। ये सिस्टम ही है जो इन शहरों को पता नहीं क्या क्या नाम दे देता है, मिलेनियल, साइबर, जैसे गुरुग्राम को साइबर सिटी, मिलेनियल सिटी, नॉर्थ इंडिया की सिलिकॉन वैली, न जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन बस एक बारिश सारे दावे धरे के धरे। एक बारिश सारे दावों की पोल खोल देती है। गाड़ियां बहती हुई, ट्रक पलटे हुए, पुल टूटे हुए। जवाबदेह कौन? आम आदमी को जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। जब इन शहरों की ऐसी तारीफें होती हैं कि मिलेनियल सिटी है, साइबर सिटी है, तो इसका फायदा उठाने वाले तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। फिर ये बिल्डर क्या करते हैं? यहाँ बड़े बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स बनाते हैं, फ्लैट बेचते हुए बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट बस इतना ही दूर है। लिखा रहता है ना, सो मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, सो मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम मॉल। पास में हाईवे है, मार्केट है, मॉल है, स्कूल है, सड़कें हैं। लेकिन वो ये नहीं बताता कि इन सड़कों में ऐसा सिस्टम नहीं है कि बारिश का पानी निकाल सके। वो ये नहीं बताता कि इन सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, या अगर है भी तो उस पर भ्रष्टाचार का कचरा जमा हुआ है, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से यहाँ जाम पानी निकलता ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के कुल जीएसटी कलेक्शन का 45% अकेले गुरुग्राम से आता है। टैक्स भी दीजिए, 2024-25 में पूरे हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन था 1,19,000 करोड़ और इनमें से अकेले गुरुग्राम से 53,713 करोड़ का जीएसटी गया था। इसी तरह से गुरुग्राम इनकम टैक्स देने वाले शहरों में देश में 9वें स्थान पर है। गुरुग्राम ने 2022-23 में 40,000 करोड़ का टैक्स दिया था। प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे नंबर पर है। गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए तक है और भारत की पर कैपिटा है 2,12,000। फिर भी देखिए, गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को बदले में क्या मिल रहा है। इलाकों में सड़कें डूबी हुई हैं। यकीन नहीं होगा कि कितने महंगे वहां पर फ्लैट्स बिकते हैं। डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको बताते हैं। एक अपार्टमेंट की एवरेज कॉस्ट यहां पर 100 करोड़ रुपए है एक घर की। और दूसरा ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है कैमिलियास। यहां तो ऐसी खबरें आई थी कि एक अपार्टमेंट मतलब 100-150 करोड़ 190 करोड़ तक जा रहा है। और इन लोगों को भी इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा है
तो है नहीं कि इनके लिए हेलीपैड है। इन प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने वाली सड़कें भी ऐसी ही 1 घंटे की बारिश में डूब जाती हैं। खत्म हो चुके सिस्टम का इलाज क्या है? लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। किस तरीके से लोग बाल्टियों से पानी घर के बाहर निकाल रहे हैं। हर बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है। लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का जाम महसूस करना पड़ता है। इतना पानी भर चुका, कई सारे बाइक्स वाले, स्कूटी वाले, कई उनका किसी की गाड़ी बंद हो गई है, कोई बेचारा धक्का मार के ला रहा है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को इंजन में पानी चला गया। नाले जाम है तो जाहिर से बात है पानी भरेंगे। नाला खुला होता तो सब पानी निकल जाता। बड़ा बुरा हाल है एंड सरकार कुछ कर नहीं देता है। मतलब मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ, सेम है, हर बार पानी बढ़ जाता है थोड़ी सी बारिश। गाड़ी निकल रही थी, अपने आप बैठ गई गाड़ी, अपने आप बैठ, हाँ चलते हुए बैठ गई। तो यहाँ ये थोड़ा बहुत गड्ढा था या ये सब चीज बिल्कुल साफ सही था। तो जब आपका ट्रक अंदर जाने लगा, हाँ जब बैठा और जैसा कि हमने आपको बताया कि सिस्टम का ये वायरस ऐसा नहीं कि किसी एक शहर तक सीमित है, बल्कि देश के सारे शहरों का यही हाल है। फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली क्यों ना हो, दिल्ली का हाल तो और बुरा हो जाता है। दिल्ली भी कल सिर्फ 1.5-2 घंटे की बारिश में डूब गई। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर सरकार किसकी है, सिस्टम वैसे ही चलता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। और जब सिस्टम से पूछा जाता है कि अगले साल की एक नई डेट देकर फिर से सो जाता है और अगले साल फिर वही होता है, अब तक होता आया है। दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। जब ये शहर बनते हैं तो यहाँ ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की जाती कि बारिश आएगी तो पानी निकालने की व्यवस्था, ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। वरना उन तमाम डिपार्टमेंट्स को बंद कर दीजिए ना, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये पानी हटाएंगे। या तो उन डिपार्टमेंट्स को बंद कीजिए, हमारा टैक्स का पैसा मत लीजिए, रहने दीजिए, फिर ऐसा कोई शिकायत भी नहीं करेगा। दिल्ली का इलाका कोई भी हो, व्यवस्था सही है, यही है। हल्की सी बारिश में शहर डूब जाते हैं, जल निकासी के तमाम दावे मौके पर धरे रह जाते हैं, हवा हवाई साबित हो जाती है। ये देखिए दिल्ली है। और इन सब का एक ही जवाब है कि हमारी टाउन प्लानिंग इतनी मजबूत है ही नहीं। और जब सिस्टम की नाकामी ऐसे ही चलती है तो फिर जनता सिस्टम की पोल खोलने के लिए खुद ही खड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। राजस्थान के सीकर का, जहां एक गांव में बारिश के बाद गलियों में पानी भर गया तो एक स्कूली बच्ची ने इसका वीडियो बनाया और नेताजी पर तंज कसते हुए वीडियो वायरल हो गया। जबरदस्त। सबसे पहले आप इस वीडियो से जो छोटी सी बच्ची है उसका ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या एक्शन हुआ। संघर्ष करो से मौज करो पर आ गया। नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वीडियो था सीकर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के गाड़ौदा गांव का, जहां के विधायक हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद हैं सीपीआईएम के कॉमरेड अमरा राम। वैसे राज्य में सरकार बीजेपी की है, लेकिन हमने आपको बताया कि सिस्टम तो अलग ही होता है और सिस्टम अपने ही तरीके से काम करता है। सरकार किसी की भी हो, परिस्थिति बदलती नहीं। हालांकि इस केस में जब इस बच्ची ने वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हुआ तो सिस्टम हरकत में आया। तुरंत प्रशासन की तरफ से गांव में जनरेटर लगातार लगाकर पानी की निकासी की गई। यानी तरीका है, उपाय है, करते नहीं है। पाइप से पानी निकाला जा रहा है। लेकिन केस तो यह है कि हर गांव में, हर कस्बे में क्या ऐसा संभव है कि वहां पर कोई बच्ची वीडियो बनाए, वो वीडियो वायरल हो, फिर नींद से जगाने में ये वीडियो काम आए और फिर ये जो दफ्तरों में एसी में बैठे रहते हैं ये कमरों से निकले। बहरहाल इस खबर पर तो हमारी नजर रहेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई राज्यों में विवाद और बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र।
कांग्रेस के लिए सब ठीक नहीं चल रहा। कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता पर काबिज है, लेकिन वहां कुर्सी को लेकर आपस में एक खींचतान चल रही है। केरल में शशि थरूर के तेवर कांग्रेस को ना स्वीकारते बन रहे हैं और ना ही नकारते बन रहे। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस को दे दिया है गच्चा। सबसे पहले बात कर्नाटक की। सिद्धारमैया को आप देख रहे हैं, इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ही दिल्ली में हैं। दोनों ही नेताओं ने राहुल गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है। तस्वीरें आप दोनों की ही देख रहे हैं। इस बात से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि सिद्धारमैया ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वही 5 साल तक कर्नाटक के सीएम रहेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र का कहना है कि कोई ये कहता है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये तय करेगा कौन। Will you be completing complete 5-year terms as Karnataka CM? Mr. D.K. Shivkumar himself said it that there is no vacancy of the CM post. My answer is whatever decision taken by the High Command, both of us will follow, will obey. सर यार देखिए, पिछले कुछ समय से कर्नाटक में विधायकों का एक गुट डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। उसके बाद से चर्चाएं चल रही हैं कि क्या डीके शिवकुमार सिद्धारमैया की जगह लेंगे। कांग्रेस के विधायक इकबाल हुसैन ने तो यहां तक कहा कि अगले 2 महीने के भीतर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 200% वो बनाएंगे। अभी within 2 months he will be the chief minister. Definitely 200%. As was told that there has been this 2.5 years formula being chalked out by the... I don't know. See, one is speculation from your side. There is no speculation within my ear or my eyes. Sir, MLC... अब कर्नाटक के बाद केरल से भी कांग्रेस के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर एक आर्टिकल लिखा है। इसमें संजय गांधी की भूमिका पर उन्होंने टिप्पणी की है। थरूर को लेकर पहले से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो तमाम अलग अलग देशों में भारत की डेलीगेशन के तौर पर गए थे और उन्होंने जाकर वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का बखान किया था। कई बार कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब एक बार फिर शशि थरूर कांग्रेस को असहज कर रहे हैं। कांग्रेस ना उन्हें स्वीकार कर पा रही है, ना ही नकार पा रही है। अपने ताज़ा आर्टिकल में शशि थरूर ने कांग्रेस की दुखती रग यानी आपातकाल पर सख्त टिप्पणी कर दी। कहा कि यह ना सिर्फ काला अध्याय था, बल्कि इसके बाद इसके सबक जो है उनको याद रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्रूरता को किसी भी हाल में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उस दौर में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई, हिंसा हुई, झुग्गियां तोड़ी गई। इस आर्टिकल ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को असहज कर दिया। जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से इस आर्टिकल के बारे में पूछा गया तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाई, सिर्फ ये कहा कि वो आर्टिकल पढ़ी नहीं। कांग्रेस के कई नेता, डॉक्टर शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने उस समय की सरकार को दोषी ठहराया। क्या कहना है सर? कांग्रेस के कई नेता इस आर्टिकल को लेकर थरूर से नाराज बताए जा रहे। कांग्रेस सांसद मणिकम टगोर ने बिना नाम लिए थरूर पर तंज कसा। कहा कि जब आपका एक साथी बीजेपी की बातें दोहराने लगे तो सोचने लगता हूं कि क्या चिड़िया तोता बन रही है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस और शशि थरूर में मतभेद साफ दिख रहे हैं। पिछले महीने में इशारों में कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देते हुए लिखा था कि उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस नेताओं के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए और हाल में थरूर को केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो डेलीगेशन के तौर पर भेजा गया था, उससे ज्यादा नाराजगी खुलकर सामने आई। और अगर आपको कोई छोटा नजर आता है तो उसे या तो आप दूर से देख रहे हो या गुरूर से। नमस्कार।